नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर का विषय है मौलिक अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्था के बारे में, यानी इंस्टीट्यूशन के बारे में। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्था नियम और कार्य प्रणालियाँ हैं। संस्था के अंतर्गत हम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित तरीके से या निश्चित ढंग से कार्य करते हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है, यानी विवाह में नियम और कार्य प्रणाली होती है, इसलिए विवाह को हम एक संस्था का नाम देंगे। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है या जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे विवाह, परिवार एवं नातेदारी। विवाह, परिवार एवं नातेदारी संस्था के उदाहरण हैं। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं, जबकि नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों के रूप में संस्थाएं हैं। यानी जब हम उसे एक समूह के रूप में देखते हैं तो वह समितियां हैं, और जब नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों के रूप में देखते हैं तो वह संस्था कही जाती है। संस्था का उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। संस्था का उद्विकास कैसे होता है? सबसे पहले कोई भी विचार आता है। विचार जब बहुसंख्य लोगों द्वारा माना जाता है, विचार के साथ आचरण और पुनरावृत्ति जुड़ जाती है तो वह आदत बन जाती है। आदत के साथ जब समूह की पुनरावृत्ति जुड़ जाती है तो वह जनरीति बन जाती है, और जनरीतियाँ जब भूतकालीन अनुभव के साथ जुड़ जाती हैं तो वह प्रथाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार प्रथाओं के साथ जब समूह की स्वीकृति, सामूहिक कल्याण और उपयोगिता जुड़ जाती है तो वह रूढ़ि और लोकाचार बन जाती है। रूढ़ि के साथ एक निश्चित संरचना या ढांचा बन जाता है तो वह संस्था बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में सबसे पहले कोई विचार आता है। जब विचार समूह द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो वह जनरीति बनती है। जनरीतियाँ जब और प्रबल होती हैं तो वो प्रथाएं बनती हैं। प्रथाओं के साथ जब सामूहिक कल्याण तथा उपयोगिता या समूह की स्वीकृति जुड़ जाती है तो वे रूढ़ियाँ बन जाती हैं, और रूढ़ियाँ जब बहुत सशक्त हो जाती हैं तो वह संस्था का रूप ले लेती हैं। समाजशास्त्र में संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। अब हम संस्था की कुछ परिभाषाएं अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में कहा है, संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। यानी संस्था के माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। अब है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहा जाता है। गोल्डनर तथा गोल्डनर के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोसाइटी में कहा है, एक संस्था विभेदीकृत व्यवहार की समाज द्वारा निश्चित की गई कार्यप्रणाली है
जिसकी सहायता से समाज में बराबर बनी रहने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार अ हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी इनकी पुस्तक थी। उसमें इन्होंने लिखा है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित व स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं कही जाती हैं। यानी संस्थाएं मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं, नियम एवं कार्यप्रणालियाँ के रूप में समाज में व्याप्त होती हैं। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। किंग्सले डेविस ने कहा है, एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतः संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। समिति का एक नाम होता है, उसी प्रकार संस्था का एक प्रतीक होता है। समिति व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है, जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है, क्योंकि इसके साथ समूह के कल्याण की भावना और उपयोगिता जुड़ी हुई होती है। समिति विशेष हितों और उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे भोजन, यौन इत्यादि। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मैकाइवर और पेस ने कहा है, यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और कार्यप्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, तो संस्था से कार्यप्रणाली या सेवा के तरीके का। समनर के अनुसार एक संस्था में एक संकल्पना व एक संरचना सम्मिलित होती है। अब है संस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। गिलिन एवं गिलिन ने संस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य होता है। जैसे कि हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेती हैं। दूसरा है, नियमों व कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्यप्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। अब है अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होती है एवं नियमों व कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता है। इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। यह व्यक्तियों को अनेक रूपों से प्रभावित करती है। अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता है। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण।
प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य, कार्यप्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, चावल, जप, मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक व अभौतिक तत्व हैं। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक को हो सकता है, जैसे क्रॉस चर्च का और ओम आर्य समाज का प्रतीक माना जाता है। परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित व अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के कार्यों या व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी सहयोग करती हैं। अब है संस्था के कुछ कार्य, महत्व व उदाहरण। संस्थाएं निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। जैसे शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, परिवार नामक संस्थाएं मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। दूसरा है व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाना। संस्था मानव के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन हैं। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक निश्चित तरीका या निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर रही हैं। नेक्स्ट है संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को स्थिति यानी पद प्रदान करने, उसे संबंधित कार्य करने का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और एक स्त्री को पत्नी की प्रस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही उनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और इनके द्वारा जो है नियम, विधि विधान, कार्य प्रणालियों को
संगठित रूप में देखा जा सकता है। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। संस्थाओं के द्वारा मनुष्य जो है व्यवहार करता है। संस्थाएं मनुष्यों पर नियंत्रण भी रखती हैं एवं मनुष्यों के कार्य को वो सरल बनाती हैं। अब है समिति और संस्था में अंतर। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। व्यक्तियों के समूह के रूप में यदि देखा जाता है तो वह मूर्त होती है, इसलिए उसे समिति कहते हैं, जबकि संस्था अमूर्त होती है क्योंकि यह नियमों, कार्य प्रणालियों आदि की एक व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। समिति अस्थायी होती है जबकि संस्थाएं अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। समिति का अपना एक नाम होता है जबकि संस्था का एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस, किसी शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल इत्यादि। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं, जबकि संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियों आदि के रूप में होते हैं। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक माना जाता है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, भोजन इत्यादि। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं हो सकती है, जबकि संस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। जैसे परिवार एक सशक्त संस्था है जो कि नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था मान सकते हैं हम इसे, और इसी के द्वारा जो है परिवार के रीति रिवाज, संस्कार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। यह नियम, विधि विधान और कार्य प्रणालियों के रूप में होती हैं। सबसे पहले समाज में कोई विचार आता है। जब वह विचार लोगों की स्वीकृति के साथ जुड़ जाता है तो वह जनरीति बन जाता है। जनरीतियाँ जब और अधिक सशक्त होती हैं, जिनके अंतर्गत सामूहिक कल्याण और उपयोगिता जुड़ जाती है, तो वह प्रथाएं कही जाती हैं। और जब प्रथाएं समाज के द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं तो वह रूढ़ी का रूप धारण कर लेती हैं। और रूढ़ियाँ जब अधिसंख्य लोगों द्वारा मान ली जाती हैं और रूढ़ियाँ जब सशक्त हो जाती हैं तो वह संस्था का रूप धारण कर लेती हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।